फिर से आप सभी का स्वागत है इस टारगेट फॉर आईक्यू की इस करंट अफेयर सेशन में। और आज हम काफी सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मैं 10 इंपॉर्टेंट आप लोगों को एमसीक्यू करा रहा हूं। पहला जो हमारा है वो है, हाल ही में हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में बनाया गया? विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड द हार्नबिल फेस्टिवल? ये आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर इज नागालैंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले नागालैंड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग नागालैंड को देखेंगे, फिर हम कुछ इंपोर्टेंट जानेंगे कि कौन कौन से महोत्सव है जो 2023 के चर्चाओं में रहने वाले फेस्टिवल है। तो अगर मैं नागालैंड की बात करूं तो भाई नागालैंड जो है, इसको 1 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, फॉर्मेशन डे आप लोग याद रखेंगे 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मैंने आपको बताया था? कल दिसंबर मंथ के दिवस आपको बताए थे, नहीं बताए थे? 1 दिसंबर एड्स दिवस, 2 दिसंबर आप लोगों का कौन सा कंप्यूटर डे, 3 दिसंबर हैंडीकैप्ड, 6 दिसंबर मैत्री डे, 10 दिसंबर आपका ह्यूमन राइट डे, 23 दिसंबर आपका किसान डे और 25 दिसंबर आपका सेल्फ गवर्नेंस डे और 28 दिसंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट डे। ये कराए थे नहीं कराए थे आप लोगों को? बस तो फिर याद क्यों नहीं है आप लोगों के? जल्दी, यहाँ के सीएम कौन है? नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो आप लोग नोट करेंगे। नागालैंड की कौन है? चीफ मिनिस्टर है। और यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी है? विधानसभा सीट आप लोगों से पूछी जा सकती है, वो है 60 सीटें। आप लोगों को प्लीज ये याद में रखना है, ठीक है। और इसका हाई कोर्ट भी याद रखेंगे, तो ये आता है अंडर गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो गुवाहाटी आप लोग याद रखेंगे, गुवाहाटी पड़ेगा असम में। और गुवाहाटी कौन सी नदी के किनारे है? कामाख्या नदी के किनारे। टेंपल, कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी में। और ये कौन सी नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र नदी। यानी गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के यहां पर किनारे पर है। अब आते हैं असम। असम का अगर हम महोत्सव देखें तो असम का एक फेस्टिवल मनाया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बिहू फेस्टिवल। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। असम का कौन सा है भाई साहब? वो है बिहू, ये आप लोग नोट कर लेंगे। और गुवाहाटी को, असम का जो गुवाहाटी शहर है, इसको गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया। गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया इसको जो है गुवाहाटी को हम लोग कहते हैं। असम की जो स्वरूप असम है, यानी असम का जो शोक है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा मैं तेजी से क्लास रखूंगा आज। ब्रह्मपुत्र नदी को, इसी ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग इस ब्रह्मपुत्र नदी को किसमें? बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश है, तो यहां से आई गंगा, गंगा हो गई पद्मा बांग्लादेश में। और ये आई आपकी ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र हो गई यहां पर किस नाम से? जमुना। और जमुना और गंगा जब ये दोनों पद्मा जमुना मिलेंगी तो क्या बन गई? आपकी मेघना। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसी असम में आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा? माजुली नदी द्वीप है, यानी माजुली रिवर आइलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी आप लोग कहां पर देखेंगे प्यारे साथियों? वो देखेंगे आप लोग कहां पर? वो है आपके असम राज्य में। असम में मानस, असम में जो नेशनल पार्क है आप लोगों के, वो कौन सा है? मानस है, नमेरी है, काजीरंगा है और ओरंग है। बस आप अभी इन्हें याद करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? एक सींग के गैंडे के लिए। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? अब जल्दी से मैं कुछ आप लोगों को फटाफट से करा देता हूं, कुछ अदर फेस्टिवल और किन किन राज्यों से रिलेटेड फेस्टिवल है वो एक बार हम प्यारे साथियों देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिजोरम का देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट का पूछा जाएगा आप लोगों से। मिजोरम का लिखेंगे एथुरियम फेस्टिवल किससे रिलेटेड है? मिजोरम से। ठीक है, क्लियर है? इसको आप लोग नोट कर लेंगे प्लीज, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं 10-12 लिख दे रहा हूं इंपॉर्टेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिखेंगे गाई, इसके बाद लिखेंगे बंस वैली फेस्टिवल, बंगस वैली फेस्टिवल, तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद लिखेंगे आप लोग, इसके बाद लिखेंगे फटाफट से
लिखेंगे नुआखाई, नुआखाई, नुआखाई फेस्टिवल लिखेंगे उड़ीसा, उड़ीसा में लिख लेंगे। फिर इसके बाद आप लिखेंगे बिहू, लिखेंगे बिहू, बिहू कुहू, बिहू कुहू लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के फेस्टिवल हैं जो चर्चाओं में रहे हैं, जिनके आने की पूरी पूरी आप लोगों की संभावना है। ये प्लीज आप लोग जो है नोट कर लेंगे। एक लोसर और रख लेंगे, लोसर, लोसर 2022 का था, ये इस अभी साल नहीं हुआ है, ये है आपका लद्दाख का। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? आगे बढ़े या और पासमार्टम करूं इसका? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, आपके 4 ऑप्शन है और आपको राइट आंसर गैस करिए। तो वो है किस स्थान पर 115 मिलियन वर्ष पुरानी शार्क के जीवाश्म, आपको शार्क फॉसिल्स जो है वो हमें प्राप्त हुए हैं, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कहां पर। राइट आंसर इसका होगा क्या? वो है जैसलमेर में। कहां पर मिले हैं भाई साहब? वो मिले हैं आपके जैसलमेर में। क्लियर? आगे बढ़े, कहां मिले हैं? राजस्थान के जैसलमेर, और ये कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, जैसलमेर। तो राजस्थान के अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो यहां की विधानसभा सीटें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। कितनी है राजस्थान की विधानसभा सीटें? तो वो हैं 230। कितनी? 230 विधानसभा सीटें हैं। और यहां पर राजस्थान की झील एक बार हम देख लेते हैं, लेक देख लेते हैं कौन कौन सी है। आप लोग लिखेंगे नक्की झील है, इसके बाद फतेह सागर है, फतेह सागर। फिर आप लोग लिखेंगे लेक पिछोला, उदयपुर में है, पिछोला। फिर आप लोग लिखेंगे सांबर लेक, सांबर लेक। ये कुछ लेक हैं जो आपकी कहां पर हैं? वो है राजस्थान की। और राजस्थान में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन लिख लेना, न्यूक्लियर पावर स्टेशन भारत का, वो कौन सा है भैया? वो है रावत भाटा। आर फॉर रावत, आर फॉर राजस्थान। याद हो गया? एक ऑप्शन इसमें आप लोग देखेंगे, वो है क्या? दक्षिणी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़ ये पड़ेगा आप लोगों के कर्नाटक में। यहां से क्या मिला है? यहां से भी प्राचीन समय के, एंसेंट टाइम के क्या मिले? प्राचीन टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो यहां से क्या मिली है? प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, प्राचीन मूर्ति मिली हैं। ये आप लोग याद रखें, किसकी? टेराकोटा। टेराकोटा मींस मृत भांड बोलते हैं इसको हिंदी में, मृत भांड। मृत भांड मतलब का मिट्टी के बने हुए पुराने बर्तन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया बात? अच्छा हाँ सॉरी, राजस्थान में विधानसभा सीटें 200 और एमपी में 230, एमपी में 230। ये करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? ये यहां तक बात क्लियर होगी सभी को? क्लियर हो गया? इसके बाद शांति निकेतन। तो शांति निकेतन आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में, शांति निकेतन आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा अभी आप लोगों ने। तो शांति निकेतन ऑप्शन की बात करूं आप लोगों से, तो भाई साहब शांति निकेतन अभी जो है वो यूनेस्को ने क्या करा है? यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है भाई साहब इसको, किसकी? ऑफ इंडिया की। और अभी टोटल कितनी हो गई है? तो एक शांति निकेतन है 41वें नंबर की, और 42वें नंबर की कौन सी? आपकी होयसाल टेम्पल। कहां पर है? कर्नाटक में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भैया। हम्पी भैया कर्नाटक में है, अपने हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए हम्पी कर्नाटक में जाना जाता है। क्लियर? 4 ऑप्शन देख लिए, कोई दिक्कत तो नहीं? यूनेस्को की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से, और इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। वो है वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है भाई साहब? इस बार बिहार मेंस की पुस्तकें देखिए आप लोगों ने कितनी डिटेल में पूछी है। तो राइट आंसर इज रस्किन बॉन्ड। ये सॉरी किसकी है? वेलकम टू पैराडाइज, रस्किन बॉन्ड की नहीं है। किसकी है? वेलकम टू पैराडाइज, बताइए किसकी है? तो ये है किसकी? वो है आपकी ट्विंकल खन्ना। किसकी है? ट्विंकल खन्ना। ठीक है, क्लियर है? ट्विंकल खन्ना किसकी है? चलिए मैं कुछ आप लोगों को और कुछ किताबें आप लोगों को करा देता हूं फटाफट से, कुछ किताबें आप लोगों को करा देता हूं फटाफट से। तो जल्दी से लिखेंगे, शशि थरूर की पुस्तक लिखेंगे अंबेडकर ए लाइफ, अंबेडकर
ए लाइफ, अंबेडकर ए लाइफ लिखेंगे शशि थरूर की फटाफट से। फिर लिखेंगे आप लोग किसकी, लिखेंगे डॉक्टर एम ए हसन की लिखेंगे वार एंड वुमेन, वार एंड वुमेन ये लिखेंगे इसकी डॉक्टर एम ए हसन की फटाफट से। फिर लिखेंगे आप लोग द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स लिखेंगे रस्किन बॉन्ड की पुस्तक। ठीक है, तो जितने चारों ऑप्शन से रिलेटेड व्यक्ति थे, राइटर थे, उनके फटाफट से हम लोग जो है नोट कर लेंगे। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को हम्पी कराया था, हम्पी, तो हम्पी जो है 50 रुपए के नोट पर उसका हम्पी का चित्र है, और कोणार्क के टेंपल पर किसका है, 10 रुपए के नोट पर। चाहो तो आप देख लेना, आपके पास कागज करेंसी होगी। ठीक है, तो ये आप लोग चाहो तो चेक कर लेना। आगे बढ़े भाई साहब, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जल्दी से। हाल ही में अभी मैं जजमेंट करूंगा, आप लोगों को शेड्यूल करूंगा, कुछ आर्टिकल करूंगा, इस क्लास में बहुत सारी चीजें इंक्लूड करूंगा, और जल्दी से बहुत जल्दी आपको आईपीसी इंक्लूड करूंगा इसमें। रोज आईपीसी के 15-20 आर्टिकल का फटाफट इंडेक्स के तौर पर रिवीजन करेंगे, एक एक एक्ट को भी इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाल ही में कोड 28 के दौरान किसके द्वारा ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की गई है? अब आपको तो पता ही है, मोदी जी जाएंगे तो मोदी जी कुछ तो कांड करके आएंगे, तो कौन है राइट आंसर? इस भारत। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके तहत 8 एक्टिविटी शामिल है, 8 एक्टिविटी। 8 एक्टिविटी कौन सी है? 8 एक्टिविटी आप लोग नोट कर लेंगे। 8 एक्टिविटी कौन कौन सी है तो लिख लेंगे, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना। सबसे पहले तो है वनीकरण, वनीकरण मतलब फॉरेस्ट्रेशन, वनीकरण मतलब वनों पेड़ों को बढ़ावा देना, ये ऑप्शन में आ सकता है आप लोगों को। ठीक है, दूसरा लिखेंगे वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन मतलब जल संरक्षण, कंजर्वेशन लिख लीजिएगा 8 के 8 को। फिर इसके बाद नंबर 3 पे लिख लेंगे आप लोग फटाफट से अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट मतलब जो आपका रॉ मटेरियल है उसका मैनेजमेंट करना। ठीक है, कचरा वगैरह जो होता है, अपशिष्ट प्रबंधन का। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे नंबर 4 पर सस्टेनेबल फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग खेती, यानी टिकाऊ खेती इसको कह सकते हैं। नंबर 5 आप लोग इधर लिख लेंगे, नंबर 5 है आपका एयर पोल्यूशन जो है ना, इसको कम करना, एयर पोल्यूशन को कम करेंगे भाई साहब। नंबर 6 पे आप लोग लिखेंगे, लिखे का मैंग्रोव, जो मैंग्रोव आप लोगों का कंजर्वेशन, मैंग्रोव कंजर्वेशन यानी जो मैंग्रोव वन है उनका संरक्षण करना। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग लिखेंगे नंबर है इको पार्क डेवलप करना, इको पार्क को डेवलप करना। और नंबर 8 आप लोग लिखेंगे बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा का मतलब क्या है? जो बेसिक चीजें हैं, जरूरत हैं, जैसे स्वच्छ आयु, पीने का पानी, इन और पेड़ पौधे, इन पर काम करना। बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग लिख सकते हैं, जो हमें मूलभूत चीजें हमें चाहिए। तो इसके अंदर क्या है? यही क्या है? यही मेंस के रूप में लिखने के लिए आ सकती आप लोगों को। यही क्या है? मोदी जी की ग्रीन, आप लोग लिख लेंगे, यही क्या है? ग्रीन क्रेडिट पहल, यानी एक प्रकार का इनिशिएटिव है। बस ये इन चीजों को आप लोगों को याद रखना है। क्लियर होगी बात सभी को? हाँ या ना में बता दो। फ्रांस की राजधानी क्या है भैया? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और यहां के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर एमेनुएल मैक्रोन। मैं केवल मैक्रोन लिख दे रहा हूं, एमेनुएल मैक्रोन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यहीं पर 2024 में क्या होंगे भैया? ओलंपिक गेम्स होंगे भाई। ठीक है, क्लियर हो गया? और फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप हारा था, अर्जेंटीना जीता था, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। इंडोनेशिया आप लोग याद रखेंगे। कल मैंने एक आप लोगों को इंडोनेशिया की कल एक मैंने आप लोगों को बताई थी, बताइए जल्दी से कौन सी वोल्केनो बताई थी मैंने आप लोगों को इंडोनेशिया की, उसका नाम मुझे बता दो सारे बच्चे, कल की वीडियो जिस आपने देखी होगी तो। और इंडोनेशिया की राजधानी है न्यूसेंटारा। और यहां पर आप लोग ग्रेट चैनल भारत के साथ बनाते हैं इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में 2000, अगर मैं इसकी बात करूं इंडोनेशिया की, तो 2022 में यहां पर G20 हुआ था। क्या हुआ था? G20 आप लोग यहां पर सबमिट करके लिख लेंगे। और यहां के कौन है? इसके राष्ट्रपति कौन है? वो है जस्टिन
जोको विडोडो, जोको विडोडो। ठीक है, कल की वीडियो जिसने देखी होगी दिखा होगा कराका टोटा, कराका टोटा यहाँ की क्या है, आप लोगों ने मिल बताया था ना आप लोगों को। ठीक है, कराकाटोवा यहाँ की ज्वालामुखी है। ठीक है, क्लियर हो गया। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब आए थे, 9 जनवरी को। जो भी मिल रहा है आप लोग फटाफट से लिख लीजिएगा। और दक्षिण अफ्रीका में अभी क्या हुई है, ब्रिक्स समिट्स हुई है, ब्रिक्स समिट्स 2023 वाली, मोदी जी गए थे यहाँ पर। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका, फिर इसके बाद लिख लेंगे। अब भारत, तो भारत के बारे में तो मैं आप लोगों को बताने लग गया तो कई सप्ताह लग जाएंगे, कंप्लीट ही नहीं होगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे लिखेंगे। आगे देखते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है भैया, रिसेंटली किसको मिला है, ये आप लोगों को आंसर करना है फटाफट से। तो राइट आंसर है इसमें डॉक्टर VR ललिता बिंका, इनको मिला है। और ये कौन है भैया, ये कौन है भैया, ये साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट आप लोग लिखेंगे किसकी, ऑफ इसरो की, ये इसरो की साइंटिस्ट है। अब मैं पहले इसरो के बारे में बताऊंगा, फिर इन सब के बारे में बताऊंगा, फिर फ्रांस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इसरो क्या है, इंडियन, लिख लीजिएगा मेरे साथ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब बना, 1969 में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, बेंगलोर कर्नाटक में। एस सोमनाथ इसके कौन है भाई साहब, अध्यक्ष है। ठीक है, क्लियर होगी बात, क्लियर है। एक एक पर्सन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और उस अवार्ड का नाम लिख लीजिएगा, जो अवार्ड इन्हें मिला है उस अवार्ड का नाम आप यहां पे नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा सेवेलियर। ये भी एग्जाम में आ सकता है आप लोगों से, सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर इनको जो है वो मिला है। किसका, फ्रांस सरकार ने इनको दिया है। क्यों दिया है, स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए भाई साहब। क्लियर होगी बात सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा फटाफट से, कोई और दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद पहला ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे ना, जीना महसा आमिनी, जीना महना आमिनी, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो लिखेंगे यूरोपीय संघ का कौन सा, सखारोव पुरस्कार इनको मिला है, सखारोव पुरस्कार 2023। किसने दिया है, ये यूरोपियन यूनियन ने दिया है इनको। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, एक एक चीज को नोट कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही नहीं आ रहा हूं आपके लिए, ताकि कम से कम समय में बेस्ट से बेस्ट चीजें आप लोगों को मिले। और करंट अफेयर के लिए जो आपका दिमाग है, जो भूत है आपका, वो खत्म हो जाए। सखारोव को भी सखारोव ही लिखना है, मतलब नाम है इसका भैया, ये आप लोग इसमें लिख लें। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में नेम यही है इसका, सखारोव। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, ये है डॉक्टर जयता गुप्ता। तो इनको देख लेते हैं एक बार, कौन है ये, तो भैया इनको मैं इसे 1 मिनट इसको मिटाने देता हूं। अब ये है आपकी कौन, डॉक्टर जयता गुप्ता। तो भैया इनको भी एक अवार्ड मिला है। इनको, ये सारी की सारी भारतीय लेडी हैं, ये भारतीय लेडी है इसलिए चर्चाओं में। तो ये जयता गुप्ता को देख लेते हैं हम लोग, कौन सा मिला है, इन्हें मिला है स्पिनोजा अवार्ड, स्पिनोजा पुरस्कार। और ये किसने दिया भाई साहब, ये भी आप देश का नाम लिख लेंगे फटाफट से, ये दिया है नीदरलैंड ने इनको दिया है। ठीक है, बस ये आप लोग फटाफट से नोट कर लेंगे। इसके बाद वहीदा रहमान तो आपको पता ही है, अभी क्या मिला है इन्हें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, आप लोग इनको नोट कर लेंगे। क्लियर, एक एक क्वेश्चंस को हम पूरा उसका डिटेल डिस्कशन जो है प्यारे साथियों करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक आप लिखेंगे दुर्गा भारत सम्मान, एक यहीं पे लिख लीजिएगा दुर्गा भारत सम्मान, दुर्गा भारत सम्मान लिख लेंगे। किसको मिला है, पंडित अजय चक्रवर्ती को, पंडित अजय चक्रवर्ती को मिला है। ये भी आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भैया, क्लियर है, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला
सहायक डी कैंप, इसे भी समझाऊंगा कि एड डी कैंप क्या होता है, किसे नियुक्त किया गया है। इसका मतलब है जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके पर्सनल सेक्रेटरी, इस प्रकार का ये वर्ड आप लोग समझ लीजिए। इसका मतलब है एड डी कैंप का मतलब है जैसे उच्च अधिकारी हैं, जैसे एयर चीफ मान लीजिए, नेवल चीफ, आर्मी चीफ, सीडीएस, इनके जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, उस पर्सनल सेक्रेटरी का जो चीफ होता है उसको बोलते हैं ये। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कौन सा है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। मनीषा पांडे, दीपिका मिश्रा, अलका मित्तल, शोभा मंडल। तो इसका राइट आंसर है कौन सा, वो है मनीषा पांडे। ठीक है, मनीषा पांडे आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ये ऐसी पहली वुमेन बनी है जो क्या बनी है, सहायक डी कैंप, एट डी कैंप। वर्ड आपको अंडरलाइन कर लेना, एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा, एज इट इज रखो। अब इन तीन ऑप्शन को और देख लेते हैं कि भैया ये कौन है। दीपा मिश्रा देख लेंगे, ये एयर चीफ, वायुसेना की, मतलब हमारी एयर फोर्स की ऐसी पहली वुमेन है, फर्स्ट वुमेन आप लोग लिख लेंगे। कैसी पहली फर्स्ट वुमेन है जिन्हें क्या मिला है, वीरता पदक मिला है भैया, इन्हें वीरता के लिए पदक मिला है, वीरता पदक, वीरता मेडल इन्हें मिला है। ये आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद दूसरा आप लोग देखेंगे वो है अलका मित्तल। तो भैया अलका मित्तल क्या बनी है, ओएनजीसी है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। इसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आप लोगों की ये बनी है। ये भी आप लोग प्लीज नोट कर लेना। इसके बाद आप लोग देखेंगे वो है क्या, सोमा मंडल। तो सोमा मंडल क्या बनी है, ये भी किसकी बनी है, सेल, किसकी नहीं सॉरी, सोमा मंडल जो बनी है वो किसकी बनी है, सेल, SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, लिमिटेड। इसकी जो है ये क्या बनी है, अध्यक्ष बनी है, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है ये बनी है। एक एक ऑप्शन क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आप सेबी की प्रेसिडेंट और बता दीजिएगा, सेबी की कौन बनी है, तो लिख लेंगे फर्स्ट वुमेन बनी है वो भी प्रेसिडेंट सेबी की, उसका नाम है माधवीपुरी बुच। और सेबी आप लोग लिखेंगे 1988 में बना, और सेबी का जो एक्ट है आप लोग याद रखेंगे वो है 1992 का। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वो है आपका मुंबई में। ठीक है, तेजी से तो नहीं हो रहा ज्यादा, जल्दी मुझे बता दीजिएगा, फटाफट से जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 7। खुल जा भाई, सका लगा बूम बूम, खुल गया। फिर है हाल ही में किसे विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। ठीक है, 8वां अजूबा, उस दिन आप लोग अपने घर के अजूबे बन जाएंगे जिस दिन आप लोग मजिस्ट्रेट बन जाएंगे। फिर ये 7 के साथ 8 के 8 अजूबे आपके क्या होंगे, बेकार होंगे। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का, अपने गांव का, अपने मोहल्ले का, अपनी कॉलोनी का नहीं, अपनी पूरी आइडियोलॉजी विकसित करनी है। और वो कैसे बनेंगे, जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम होगा, और वो तभी होगा जब आप बार बार रिवीजन और डेली प्रैक्टिस करेंगे लिखने की। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान करना है भाई साहब, ऐसे नहीं अजूबा ऐसे नहीं बनेंगे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। हर क्वेश्चन में अपने इमोशंस को इंक्लूड करिए, एक जुनून पैदा करिए, क्या हमें एग्जाम किस तरीके से निकालना है, उसके लिए आपको शिद्दत से, पूरी जुस्तजू से लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई आपको अपने आप से लड़नी पड़ेगी, किसी दूसरे से लड़ाई तो लड़ ही नहीं सकते आप लोग। ठीक है, क्लियर है। यहाँ कोई टाइगर, चीता, हाथी नहीं आ रहा लड़ने आप लोगों से, यहाँ पर तो आपको खुद लड़ेंगे। और इसका आंसर क्या है, अंकोटवार का मंदिर जो है आप लोगों का याद रखना है। ये कहां पर है, ये है आप लोगों का कंबोडिया में। अभी मैं टॉप 7 भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर कहां पर है, एकता नगर गुजरात में, केवड़िया इसे लिखते हैं गुजरात में। ये गुजरात में आप लोगों की किसकी है, ये सरदार पटेल साहब की। सरदार पटेल कौन थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी पीएम थे और होम मिनिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने किसमें भाग लिया था, 1928 के बारदोली सत्याग्रह में, बारदोली। और महिलाओं ने इन्हें उपाधि दी थी, किसकी, सरदार की। एक एक क्वेश्चन का
मैं ऑपरेशन कर दूंगा बड़े लेवल पर, ठीक है। फिर है स्टैचू ऑफ पीस, ये है आपकी पाली राजस्थान में, किसमें, और यहां पर एक किसकी स्टैचू है ये, जैन आचार्य विजय बल्लभ सुरीश्वर की है, सुरीश्वर की, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बताऊं, 182 मीटर हाइट है, एल&टी कंपनी ने बनाया, 2900 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, नर्मदा नदी पर है, साधु द्वीप पर है और सरदार सरोवर डैम के पास में स्थित है। इसके बाद स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये आप लोगों की पड़ेगी कहां पर, हैदराबाद में, और ये किसकी है, आचार्य रामानुजाचार्य की, आचार्य रामानुज, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी मुझे बता दीजिएगा फटाफट से। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी आपकी बेंगलुरु में है, नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की। स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये है भगवान शिव की, कहां पर, राजस्थान में, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं फटाफट से, वो है क्या, आपको 7 अजूबे, विश्व के 7 अजूबे आप लोगों को बता देता हूं फटाफट से, कौन कौन से हैं। एक बार आप लोग लिख लीजिएगा तेजी के साथ में, क्योंकि 8वां अजूबा तो हमें पता चल गया, तो आप 7 अजूबे आप मेरे साथ जो है लिख लेंगे। तो आप लिख लेंगे ताजमहल, कौन सा है, ताजमहल आगरा में है, फटाफट से लिखेंगे। फिर लिखेंगे चीन की महान दीवार, चीन की दीवार लिख लेंगे फटाफट से। फिर लिखेंगे फटाफट से पेट्रा बिल्डिंग आप लिखेंगे, जॉर्डन में है, जॉर्डन। फिर लिखेंगे आप लोग एक रोमन चर्च है, एक प्रकार का रोमन कोलोसियम, इटली। फिर इसके बाद लिखेंगे आप लोग चीचेन इट्जा, ये आप लोग लिखेंगे मैक्सिको में है, मैक्सिको। और फिर इसके बाद लिखेंगे पेरू की है, माचू पिचू, ये एक आपकी मीनार है पेरू में। और इसके बाद लिखेंगे आपको ब्राजील का, लिखेंगे क्राइस्ट द रिडीमर, प्रतिमा की स्टैचू है, ये कहां पर है, आपकी ब्राजील में। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग लिख रहे हैं तो दोबारा लिख लेंगे फटाफट से। आगरा ताजमहल में है, चीन की दीवार हो गई, पेट्रा जॉर्डन हो गया, रोमन कोलोसियम रोम इटली में है, इसके बाद चेचेन इट्रेजा मैक्सिको में है, और उसके बाद आप लोग देखेंगे तो चिंचेन इट्रेजा ये आपके मैक्सिको, माचू पिचू पेरू में है, और क्राइस्ट द रेडीमर ये है आप लोगों की ब्राजील की रियो डियो जेनेरियो में। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, लूला डी सिल्वा, ये भी आप लोग जो है नोट कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चीन के राष्ट्रपति कौन है, सी जिनपिंग, चीन के कौन है, सी जिनपिंग। लिख लिया आप सभी ने, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले सेंट डॉरिच किस देश के हैं, तो भैया ये देखेंगे सेंट डॉरिच किस देश के हैं, तो ये हैं आपके वेस्ट इंडीज के। और वेस्ट इंडीज याद रख लेना, यहां पे क्वेश्चन बन सकता है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाया था। क्या नहीं कर पाया था, ये क्वालिफाई नहीं कर पाया फॉर द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। ये भी प्लीज आप लोग नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भैया, क्लियर है। और इसके साथ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड किस होस्ट कंट्री कौन थी, होस्ट भैया भारत था अपना, बड़ा ही नुकसान हुआ, बड़ा ही दिल टूटा। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जीत गया ये, और इंडिया यहाँ पर हार गया था, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ये आप लोग प्लीज यहाँ पे नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी मुझे बता दो तेजी के साथ में, ठीक है। अगले साल वर्ल्ड कप कहाँ होगा, अगले साल का मतलब अगली टर्म्स के, तो अगले टर्म्स होगा आप लोगों का कहां पर, दक्षिण अफ्रीका और नमाबिया में, ये भी आप लोग प्लीज नोट कर लेना 2027 में, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, 2 देशों में होगा, ये आप लोग नोट कर लेना। आईपीएल की बात कर लें थोड़ी सी, आईपीएल 2023 की बात कर लें। अब तो 24 के लिए बोली लग रही है, किसने जीता, चेन्नई ने जीता, गुजरात हारा। तो आईपीएल 2023 आप लोग याद रख लेना, किसने जीता,
भाई साहब ये चेन्नई जीता, सीएसके जीती, गुजरात हारी, गुजरात टाइटंस हारा, ये जीता। बस 10 टीमों ने भाग लिया था, ये बस आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने काफी सारी डिटेल्स स्टडी कर ली है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 9 ही हमारा वो है, हाल ही में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल हम लोगों को देखना है 2023 में। कहां बनाया गया भैया? क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे, वो है क्या? वो बनाया गया केरल में। कहां पर? केरल में। और इसका कौन सा एडिशन था? ये 5th एडिशन था, 5वां संस्करण था भैया इसका, केरल का, केरल में। और इसका उद्घाटन किसने करा था? हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वो है जगदीप धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ साहब। ठीक है, जगदीप धनखड़। और वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में देखते हैं? अंडर आर्टिकल 63 में। ठीक है, क्लियर है? अरे क्लियर याद हो रहा है सबको? रिवाइज हो रही है चीजें? नहीं हो रही? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। और अब देखते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद कैपिटल ऑफ द इंडिया वो है आप लोगों की ऋषिकेश, ये भी आप लोग लिख लेंगे। इसको योगा कैपिटल भी कहते हैं ऑफ द वर्ल्ड, योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड वो भी क्या है आपकी? ऋषिकेश में, ऋषिकेश। ठीक है, ये सब प्लीज आप लोग नोट कर लेना, एग्जाम में कभी कभी ये चीजें टकरा जाती हैं। एक साथ में काफी सारी आप लोगों को चीजें पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है भैया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हॉट कुक्ड मील, हॉट कुक्ड मील आप लोगों को बताना है स्कीम 2023 की किस राज्य से संबंधित है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। वेरी 3 से 6 ईयर तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा, 80 लाख बच्चे इसमें शामिल होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट खाना, गर्म खाना दिया जाएगा, सीधी बात तो ये, गरम गरम पराठे मिलेंगे इसमें। तो ये आप लोग याद रखेंगे। किसके लिए? वो है उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं। कोई ऐसा प्रोविजन आप लोग निकालिए ताकि इन स्कूलों में अपना एडमिशन हो जाए। जितने भी हॉस्टल में रह रहे हैं बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, अगर इनका स्कूलों में एडमिशन हो गया तो खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। जो इलाहाबाद दिल्ली में रह रहे हैं मुखर्जी नगर में, या फिर लखनऊ में, या फिर अलग शहरों में हॉस्टल में किराए के कमरों पर रह रहे हैं, इनकी सरकार कोई ऐसा प्रोविजन ले आए कि आसपास में जितने सरकारी स्कूल हैं भाई साहब, यहाँ पर अपना एक गरम गरम ये मिड डे मील का लुत्फ उठा सकेंगे। तो भाई साहब कितना ही मजा आ जाएगा। मतलब आप इमेजिन करो कि कितना मजा आएगा, समझ रहे हो ना? मतलब ऐसा हो जाएगा कि पिछले जन्म में कोई ऐसे पुण्य करे होंगे जो इतनी मेहरबान सरकार हो रही है। ठीक है, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर सिलेक्शन की जगह जो है वहां पे थालियां बजेंगी, थालियों के झगड़ा होगा भाई साहब। ठीक है, झगड़ा होगा कि भाई शाम का भी पैक करा लीजिए, यही होगा भाई साहब, शाम का भी पैक करा लिए भाई साहब। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? दिमाग देखो ये कहां जा रहा है दिमाग, क्या करें भाई साहब? तुम भी रहे हो, हम भी रहे हैं रूम लेके एक हॉस्टल में, बड़ी आफत वाली, पर मजा आता है भाई साहब। ठीक है, मतलब वो लाइफ भी मस्त है। जो लोग अभी हॉस्टल में रह रहे हैं ना, तुम लक्की हो कि अभी हॉस्टल और कमरे लेके रह रहे हो। सच्ची बता रहा हूँ, चाहे दिक्कत कितनी आ रही है, जिस दिन हॉस्टल खाली होकर जॉब लग गई ना, एक नए जंजाल में फंस जाओगे। और वो जंजाल ऐसा होगा कि पूरी जिंदगी पीछा नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखें, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। कुछ मैंने आप लोगों से कल कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ केस लो भी कराऊंगा फटाफट से। और पहले हम लोग कुछ केस लो करेंगे तेजी के साथ में। कुछ हम लोग पहले 5 केस लो देख लेते हैं फटाफट से। मैंने आप लोगों को कहा था ना कुछ 5 केस लो कराऊंगा। विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया देख लेते हैं। इस केस में कहा नारायण, इसको याद करा दूं अभी के भी। नारायण मतलब कि भैया नोटबंदी गलत नहीं है। हे राजन, मोदी जी से बोले नारायण जी कि नोटबंदी गलत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ठीक है भैया कि डिमोनेटाइजेशन गलत नहीं है। तो केस का नाम याद हो गया। हाँ, यहाँ क्यों गलत नहीं है? अंडर सेक्शन आरबीआई एक्ट 26 क्लोज 2 के तहत नोटबंदी वैलिड है। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आप लोग याद रखेंगे 4:1 रेशियो से जस्टिस वीवी नागरत्ना जो है इसके खिलाफ थी, उन्होंने इसके अगेंस्ट वोटिंग किया। और जस्टिस वीवी नागरत्ना आप लोग याद रखेंगे 2027 में भारत की फर्स्ट लेडी सीजीआई बनने वाली हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अशोक पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
पांडे जी वकालत कर रहे हैं कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, और जज कहां बनना चाहते हैं, हाई कोर्ट में। तो इनका कोर्ट में चला गया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक है पांडे जी, भले से आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हो, 10 साल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, कर लो, हाई कोर्ट में भी आप जज बन सकते हो। तो यही केस है, क्या हाई कोर्ट के जज अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे वकील योग्य होंगे, वैलिड होंगे, वो कॉम्पिटेंट, एलिजिबिलिटी होगी उनकी, और इनका अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल को इसमें जो है चैलेंज किया गया था, आर्टिकल 217 को। और अपॉइंटमेंट कौन करता है, हमेशा हाई कोर्ट के जजेस को वो करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सिफारिश पर, रिकमेंडेशन ऑन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एडवाइस गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बात क्लियर होगी सभी को? दोबारा बताऊं या आगे बढ़ूं, जल्दी मुझे बताइए। आर्टिकल 217 क्या कहता है, आर्टिकल 217 कहता है कि भारत के जो हाई कोर्ट हैं, राज्यों के हाई कोर्ट हैं, उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे, और किसकी सलाह पर करेंगे, यानी किसकी सिफारिश पर करेंगे, सुप्रीम जो सीजीआई होंगे उनकी, और सलाह किससे लेंगे, राज्य के गवर्नर से। केस को दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूं, कोई व्यक्ति है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, अब जज बनना चाहता है हाई कोर्ट में, तो बन सकता है, ये इस केस में कही है बात। ठीक है भैया, क्लियर हो गया बात? चलिए आगे है केस नंबर 3, केसी सिनेमा वर्सेस द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2023 का केस है, लिख लीजिएगा इसको। तो केसी सिनेमा द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। अब आप लोग सिनेमा में तो जाते हैं, ये पॉपकॉर्न भी 300 रुपए की देते हैं, फिर आप लोग देखते हैं घूर घूर के, लड़के अपनी गर्लफ्रेंडों को तो लेके जाते हैं और बाद में मनी मन गाली देते हैं कि भाई साहब बड़ी महंगी पॉपकॉर्न पड़ गई है, तो ठीक है, और पेस्ट्री, और लड़का बड़े दिल पे हाथ रख के कहता है कि यार ये कहां से पीछे पड़ गई, और बाहर उसे सिनेमा के बाहर उसे खिला पिला के लिखाता है ताकि उसे भूख ना लग जाए, लेकिन मतलब उसे इसकी कैलोरी फुल करवा के लिखाता है, लेकिन वो कहां मानेगी भाई, वो मानेगी थोड़ी, कह के लेकर आओ बस, फिर तो भाई सारी पॉपकॉर्न बेचनी है। और आपको एक ट्रिक और बताऊं, जितनी भी मूवियां होंगी ना, ये जितनी मूवी होती हैं, इनका एक कॉन्सेप्ट बताऊं, जो इनका डायरेक्टर होता है भाई दिमाग चलाता है वो भी, जितने खाने पीने के सीन आएंगे वीडियो उसमें सिनेमा के अंदर, आप लोग नोटिस करना, चाहे कोई भी मूवी हो, चाहे कोई हॉरर मूवी हो, चाहे कॉमेडी हो, कोई भी हो, इसमें खाने पीने के जो आएंगे और उसमें चप्पल चप्पल की आवाज आएगी खाते समय, कॉफी पी रहे, खाना खाने कुछ भी, तो इंटरवल से पहले वाले सेशन में आएंगे, ताकि जैसे इंटरवल हो ना, आपको पता नहीं लगेगा, आपके अंदर की जो नर्वस सिस्टम है, कोकी भूख का जो कीड़ा है, ताकि वो उबाल पड़े, जैसे ही इंटरवल हो तुरंत आप पॉपकॉर्न और उसकी तरफ उठे। ये मैं गारंटी, ये फैक्ट बता दे रहा हूं, आप बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, पर ये गारंटी है, तभी तो उनकी मार्केटिंग होती है और तुम्हें पता नहीं चलता, बाद में पता चल गया कि सारे पॉपकॉर्न खत्म। ये आप देखना, कभी नोटिस करना ये बात, भाई साहब बड़ा ही दिमाग चला रखा है इन्होंने, तो अंग्रेजों से ज्यादा लूट लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चलो तुम अपनी आमदनी कर लो, जब नहीं मान रहे तो भैया इसमें प्रोहिबिट आउटसाइड फूड, मतलब बाहर के खाने पर बैन लगा दिया। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने 2 कंडीशन लगा दी कि भैया पानी को फ्री में रखना पड़ेगा, जो तुम्हें 160 रुपए की बोतल दे रहे हो ना, ये घना अत्याचार हो रहा है, और यहाँ पे तो गंगा जमुना पानी बहुत है, तो यहाँ पर वाटर फ्री देना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पर यदि कोई बच्चा, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है और उसे डॉक्टर की सलाह है कि वो दवाई खाएगा, पानी पिएगा या चाय पिएगा, या कोई बाहर से आउटसाइड फूड उसे चाहिए, तो और डॉक्टर ने रिकमेंडेशन कराए, तो आप रोक नहीं सकते। ठीक है, और ये कौन सी ग्राउंड है, और ये थिएटर्स जो मालिक है उन्हें ये वाला आर्टिकल उन्हें राइट दे रहा है, कौन सा आर्टिकल 19 की क्लोज फर्स्ट की क्लोज जी में, यानी जहां पर आप बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात, याद हो गया? ठीक है, चलिए याद हो गया। फिर इसके बाद है आपका केस लो नंबर 4, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का है। अब इसमें क्या दिया है, पावर दी गई है राज्यों को। किसकी पावर? पावर टू कॉन्स्टिट्यूट कमेटी ऑन यूसीसी, यानी कोई राज्य यूसीसी पर क्या बना सकता है भैया, कमेटी बना सकता है। ये आप लोग नोट कर लेना, यूसीसी। और यूसीसी हम लोग कहां देखते हैं, आर्टिकल कौन सा है आपका 44 में। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और यहां पर पहली कमेटी बनी है उत्तराखंड राज्य के लिए, तो वो बनी है रंजना प्रकाश देसाई, उत्तराखंड राज्य सरकार ने बनाई है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? हालांकि इसके मेंबर के नाम और हैं, बट वो मैं नहीं लिखवा दे रहा हूं, नहीं लिखवा रहा हूं आपको मेंबर के नाम, ये आप लोग। और यूसीसी से रिलेटेड केस लो कौन कौन से हैं,
एक तो है आपका साहबानो केस 1985 का, साहबानो केस है। डेनियल लथीफी का केस है। इसके बाद सरला मुदगल केस है। और एक है आप लोगों का जान वल्ला मट्टम केस। ये केस मैं लिख दूं या आप लोग एक बार और सुन लीजिएगा। साहबानो, सरला मुदगल, लथीफी और जॉन मल्लाटम केस, ये सारे केस किससे रिलेटेड हैं? लिली थॉमस का केस भी किससे? आपके यूसीसी से रिलेटेड है। आपको एग्जाम में प्यारे साथियों आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, दो वो है हेवल्ट पिकार्ड्स इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ द कस्टम इंपोर्ट ननवा सेवा। ये केस हमें देखना है, काफी इंपॉर्टेंट केस है। और इसमें क्या कह दिया था कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो विकिपीडिया है ना आपकी, ये जो है डिपेंडेबल सोर्स नहीं है। आप इस पे निर्भर करके कोई आप प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस को प्रूव नहीं कर सकते, यानी एब्सोल्यूट सोर्स नहीं है ये किसी भी साक्ष्य के लिए, क्योंकि बिकॉज ये इट इज अ ऑनलाइन एंड इट इज अ एडिटेबल, यानी इसको एडिट भी किया जा सकता है। ये भी आप लोग याद, यानी फेक भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकती है सूचना इसमें। तो नॉट कंप्लीटली डिपेंडेबल, इस पर हम निर्भर नहीं रह सकते। तो विकिपीडिया से रिलेटेड है, आप लोग इसको प्लीज याद रखेंगे। तो मैंने कहा था 5 केस लॉ हो गए आप लोगों के। चलिए अब केस लॉ के बाद हम लोग एक छठा केस है जो कल मैंने आपको क्लास में कराया था, सुप्रीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, सेम सेक्स मैरिज को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम तो इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहे, ना ही हम इसे लीगल भारत में बना रहे। आप चाहो तो सरकार के पास जाओ, सरकार चाहेगी तो बाई पार्लियामेंट्री सिस्टम इसको एक कानून के तौर पर ला सकती है, फिर हम उसके बाद में उसका रिव्यू कर लेंगे। बाकी अभी हम इस पे कोई डिसीजन नहीं कर रहे। और 3-2 के रेशियो से इसका जजमेंट आया। डिस्ट्रिक्ट डीवाई चंद्रचूड़ थे इसमें, एसके कौल थे, एसआर भट्ट थे और हुमा कोहली थी और आरवी नरसिम्हा इसमें, वो पीवी नरसिम्हा जस्टिस इसमें थे। और पहला देश लागू करने वाला कौन सा है भैया? न्यूजीलैंड है। और एशिया का देश कौन सा है? ताइवान। पहला बात क्लियर होगी सभी को, ये मैंने कल आप लोगों को कराया भी था। इसके बाद फटाफट से हम लोग सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में है, जजेस स्ट्रेंथ आपकी 33+1 34 जज हैं। एडोक जजेस 127 में, 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 131 में आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, 137 में जुडिशियल रिव्यू, 142 में शियोमोटो पावर और 143 में आपकी प्रेसिडेंट को कंसल्ट पावर दी गई है किसी भी लीगल ग्राउंड पर। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे फटाफट से जो आपके आर्टिकल 63 एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 63 किससे रिलेटेड है? वो है हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट से, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन है भी? जगदीप धनखड़ हैं, 14वें नंबर के हैं, राजस्थान के हैं, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये भी प्लीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 60 में ओथ का प्रोविजन दिया गया है। किसकी ओथ दी गई है? शपथ दी गई है, वो दी गई है आप लोगों की आपके राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 98 में सचिवालय होगा। सचिवालय आप लोग याद रखेंगे, संसद का सचिवालय की बात, यहां पर सेक्रेटरीट की बात की गई है। आर्टिकल 308 केवल निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन क्लोज यहां पर दी गई है, इंटरप्रिटेशन निर्वचन ये दिया गया है 308 में। और एक आप लोग याद रखेंगे 393 संक्षिप्त नाम यानी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यानी शॉर्ट टाइटल आप लोग याद रखेंगे। 5 आर्टिकल जो मैं रोज आप लोगों को इस क्लास में करवाता हूं, इसी तरीके से सारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लोगों को जो है मैं करवा दूंगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक में कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल को देख लेते हैं। पहली शेड्यूल यूनियन टेरिटरी के बारे में बता रहे हैं। टेरिटरी यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरी है। दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ, चौथे में राज्यसभा की सीटें, 5वीं में क्या है भैया कि आपकी एससी क्षेत्रों का एडमिनिस्ट्रेशन है। 6ठी में एसटी क्षेत्रों का एससी और एसटी क्षेत्रों का असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है 6ठे में। 7वीं की बात करें आप लोगों से तो भैया यहां पर सूची है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट है, आप लोग याद रखेंगे, और ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ये भी प्लीज आप लोग याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
8वीं में 22 भाषाएं हैं, प्राइमरी 14 थी, फिर बाद में बढ़ी और 2002 में मैथाली, संताली, डोंगो जो है जोड़कर इसमें जो है आपकी जोड़ दी गई और टोटल 22 भाषाएं हमारी स्टेम है जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। शेड्यूल ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था आप लोगों का 1951 में जोड़ी गई, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। दल बदल आपको पता ही है, आपका ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 से जोड़ी गई, 10वीं एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे आप लोग बोलते हैं। ग्राम पंचायत ये 73वां संविधान संशोधन और ये आर्टिकल से रिलेटेड है, कौन से 243G से, और इसमें अमेंड करके जोड़ा गया नगर पालिकाओं में आर्टिकल 343 क्लोज W से। ठीक है, ये 74वें संविधान संशोधन से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में विराजमान की गई थी। क्लियर है? रिवाइज हो गया? बताइए जल्दी, रिवाइज हो गया? हाँ या ना में जवाब देंगे सारे बच्चे। तो आज की क्लास में हमने ढेर सारी चीजें जानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास से काफी कुछ फ्रूटफुल चीजें सीखने को मिल रही होंगी और उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में काफी मददगार साबित होंगे। और भी मैं बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड करूंगा समय समय पर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, एनवायरमेंट, यूपी स्पेशल जनगणना, हर जीके के, हर करंट अफेयर के हर सेक्शन को हम लोग मल्टी डायमेंशन देखने की कोशिश करेंगे। साथ में हम लीगल करंट अफेयर और लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपकी एक यूनिक सुपर डुपर क्लास रहेगी। आप मेरे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसे भरपूर एंजॉय किया होगा। अब आप लोगों की क्लास नेक्स्ट डे यानी मंडे में होगी। थैंक यू।